Hello everyone, welcome to स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है दैट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वॉरेन हेस्टिंग्स वर फेसिंग इन ऑर्डर टू मेक न्यू रिफॉर्म्स. और जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस करी हैं. आज इस वीडियो में हम उनके रिफॉर्म्स के बारे पे फोकस करेंगे. बट शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बहुत बार बोलते हो अबाउट द स्टडी मटेरियल, तो बच्चों इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. चलिए शुरू करते हैं, बहुत कुछ है जानने को. हमने जो है प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करी थी वो डिस्कस कर ली है. आज हम फोकस करेंगे रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. तो आप देखेंगे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में. सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं वो ब्रॉडली जो है आगे चलकर डिवाइडेड थी. ठीक है, और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड थी जिनको प्रेसिडेंसीज बोला जाता था. तो पूरी ब्रिटिश टेरिटरीज को आप देखेंगे प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया था. और उस समय पे 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी. कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. और हर एक जो प्रेसिडेंसी है उसमें गवर्नर रूल करता था और जो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का वो था गवर्नर जनरल. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं. तो सबसे पहला है एंड ऑफ डुअल और डबल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये स्टेप उठाया कि उसने डुअल और डबल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था उसको यहाँ पे बंद कर दिया, बिकॉज इट प्रूव्ड अ अटर फेलियर. क्योंकि इस सिस्टम के अंडर क्या होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के पास होती थी और अथॉरिटी दूसरे के पास होती थी. और इन्होंने इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वो डिवाइड सेपरेट करी हुई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन था. तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग है उसने इस सिस्टम को बंद कर दिया. और इसके बाद एक तो पहला काम ये किया. दूसरा देखेंगे आप डिसमिसल ऑफ डिप्यूटी नवाब. इन्होंने क्या किया कि जो ओल्ड डिप्यूटी नवाब्स थे, ठीक है, जिनको नायब निज़ाम भी बोला जाता है, उनको ये ऐसा कहते हैं कि वो करप्ट थे. उनके अंदर भरपूर करप्शन था और हर तरीके से वो करप्ट थे. तो जिसकी वजह से उन्होंने जो मोहम्मद रज़ा खान और राजा शितब राय जो डिप्यूटी नवाब थे बंगाल और बिहार के, उनको उनकी पोस्ट से हटाकर उनकी जगह आप देखेंगे उन्होंने कंपनी के लोग रख दिए. एंड द कंपनी बिगेन टू कलेक्ट द रेवेन्यू थ्रू इट्स ओन सर्वेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फील्ड हैं सब में आप देखोगे वो ब्रिटिशर्स को वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हो, रेवेन्यू कलेक्शन की, जुडिशरी की, फिनेंशियल, हर जगह पे तो वही उनका फोकस है. इसी वजह से इन डिप्यूटी नवाब्स को भी हटा दिया जाता है. नेक्स्ट उन्होंने क्या काम किया? द ट्रांसफर ऑफ ट्रेजरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये क्या करते हैं, द एक्सचेकर एंड द ट्रेजरी वर शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा. ठीक है, तो जो ट्रेजरी मुर्शिदाबाद में थी, ठीक है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है वो नवाब की कैपिटल माना जाता था. और जहाँ पे अगर आप बात करेंगे कैलकाटा की, तो कैलकाटा माना जाता था ब्रिटिश का कैपिटल. तो इसी वजह से उन्होंने जो ट्रेजरी है वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कैलकाटा में प्लेस कर दी. और इट वॉज प्लेस्ड अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंपोज्ड ऑफ द गवर्नर एंड हिज काउंसिल. और ये ट्रेजरी अब किसके अंडर होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. और एक जो कि विच इज मतलब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इट वॉज कंपोज्ड ऑफ गवर्नर और उसकी काउंसिल. इसके बाद मुर्शिदाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ नवाब, जो मैंने आपको बता दिया, एंड कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस दिखाता है क्योंकि पहले मुर्शिदाबाद में जो है ट्रेजरी थी और अब वो बदल के हो गई कैलकाटा में. तो इससे दिखाता है कि जो कंपनी की पावर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है. ठीक है, और उनके पास एक्चुअली में अब रियल पावर है. नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ पुलिस. अब इन्होंने इस फील्ड में क्या किया? अंडर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द जमींदार वाज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज स्टेट. क्योंकि जमींदार होते थे, उनके पास अपनी बड़ा एरिया होता था और वही जो है पीस एंड सिक्योरिटी अपने एरियाज में मेंटेन करते थे. ठीक है, एंड और उसी के पास, जमींदार के पास ये राइट थी कि जो भी पुलिस फोर्स वो अपॉइंट करना चाहता था. अब जो है वो हेस्टिंग्स ने ये चीज़ चेंज करी. Now he decided that the control of the police must be taken from the zamindars and put into the hands of the government. कि अब वो ये चाह रहे थे कि जमींदार के हाथ से जो है
कंट्रोल लेकर पुलिस का अब वो किसके पास आ जाए, अगेन गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास, ठीक है। और इस जो न्यू सिस्टम ऑफ पुलिस था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड नेटिव पुलिस ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड इन द 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पे उन्होंने अप थे तो वो नेटिव पुलिस ऑफिसर्स, पर उन्होंने अपने बंदे जो या अपने लोग जो उनके ट्रस्टवर्दी थे उनको अपॉइंट किया। एंड इसके साथ साथ रेगुलेशन जो है वो बनाई गई, रेगुलेशंस फ्रेम फॉर द गाइडेंस ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, एंड वर प्रोमलगेटेड इन द लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। एंड ये जो लैंग्वेज जो रेगुलेशंस बनाई गई वो क्या थी, वो लोकल लैंग्वेज में थी, जिससे कि आम लोगों को भी वो भाषा समझ में आया। और ये रेगुलेशंस किसके लिए, रेवेन्यू के लिए और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए जो है वो बनाई गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, क्रशिंग द रॉबर्स एंड द डिकॉइड्स। So the security of life and property of the people was ensured by suppressing the robbers and dacoits, because अगर आप देखेंगे कि सेंटर में भी कोई पावरफुल रूलर नहीं है या फिर कोई पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एनार्की, कन्फ्यूजन, रॉबर्स आने लग जाते हैं, चोरी डकैती होने लग जाती है, क्योंकि सेंटर में कोई स्ट्रांग पावर नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब एक तरीके से आप देखेंगे कंपनी धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है, तो अब उन्होंने कोशिश करी कि रॉबर्स और डकॉइट्स जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया जाए और उनको सप्रेस किया जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से पीस आएगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो ये इनके नेक्स्ट एफर्ट थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नवाब्स हाउस होल्ड, ठीक है, थोड़ा सा नवाब का जो घर था, जो भी नवाब की पावर थी उसको भी इन्होंने चेक किया। वो कैसे किया, इन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया नवाब के हाउस होल्ड को, और अब अपॉइंट किया गया वहां पे मुन्नी बेगम को, जो कि कौन थी, विडो ऑफ मीर जाफर, एज द गार्जियन ऑफ द माइनर नवाब मुबारक उल दौला एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स। तो अब सारा का सारा कंट्रोल जो है किसके हाथ में आ गया है, मुन्नी बेगम के हाथ में। तो एक तो ये इन्होंने शिफ्ट किया, पावर शिफ्ट कर दिया, और इसके बाद नेक्स्ट चीज करी इन्होंने, चेक ऑन कंपनी सर्वेंट, क्योंकि आपको पता है जो कंपनी के सर्वेंट है वो भी काफी करप्ट हो चुके थे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स की, कि जो कंपनी की पावर है, जो कंपनी के सर्वेंट इतने करप्ट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी चेक रखा जाए। तो उस पर उन्होंने क्या किया, द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स बिसाइड्स इंडल्जिंग इन प्राइवेट ट्रेड। तो ये मेक श्योर किया कि वो किसी से भी ब्राइब ना ले, किसी से भी फालतू के प्रेजेंट्स ना ले, और किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड, क्योंकि ये कंपनी के सर्वेंट क्या करते थे, अपना ट्रेड करते थे जिससे कि पैसा उनके पास आए, ठीक है, ये चीज को स्टॉप किया, ठीक है, उसको फॉरबिड किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही एंडेवर्स वर मेड टू मेक द ब्रिटिश सर्वेंट्स ऑनर्स। तो कोशिश की गई कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उनको, जो ब्रिटिश सर्वेंट्स हैं उनको ज़्यादा जो है वफादार बनाया जाए कंपनी के लिए। और वो कैसे किया गया, बाय प्लेसिंग देम इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग देम एडिक्वेट रिम्यूनरेशन फॉर देयर वर्क। क्योंकि देखिए जो तनख्वाह मिलती थी कंपनी के सर्वेंट को वो कम थी, इसी वजह से वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज थे। तो अब ये कोशिश करी गई कि जो उनकी तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाए, जिससे कि वो जो है ये इलीगल ट्रेड में ना हो, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने कोई मतलब, खैर ब्रिटिश सर्वेंट्स के ट्रस्ट को गेन करने की तो कोशिश करी, पर जो हिंदू मुस्लिम ऑफिसर्स थे उनके लिए ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स कोशिश कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो है और स्ट्रॉन्ग किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो अब रेवेन्यू रिफॉर्म्स की फील्ड में इन्होंने क्या किया, तो देखेंगे व्हेन द कंपनी एक्वायर्ड दिवानी प्रोविंस इन 1765 द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज लेफ्ट टू इंडियन ऑफिसर्स कॉल्ड आमिल्स। मतलब जब कंपनी को दिवानी प्रोविंस मिलता है 1765 में, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन कर रहे थे, आमिल्स कर रहे थे। एंड द टेनेंट सफर्ड इमेंसली, और जब आमिल्स के अंडर जो है जो पेजेंट है, जो टेनेंट है, वो काफ़ी उसका जो है शोषण हो रहा था। तो इस डिफेक्ट को उन्होंने ख़त्म करने के लिए क्या किया, द सुपरवाइजर्स वर अपॉइंटेड बाय द कंपनी बट देयर पावर्स वर लिमिटेड एंड दे फेल्ड इन देयर ड्यूटीज। उन्होंने कुछ सुपरवाइजर्स लगाए कि वो देखे कि आमिल्स जो है अपना काम ढंग से कर रहे हैं, टेनेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है, बट उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये सिस्टम भी फेल हो गया। इसके बाद क्या किया गया, 1772 में इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो 1772 में इन्होंने कोशिश की कि जो सारी पावर है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसके हाथ में आ जाए, अगेन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में आ जाए। सो हेस्टिंग्स अपॉइंटेड
अपॉइंटेड अ सर्किट कमेटी, मतलब एग्जामिन करने के लिए कि ये काम कैसे होगा, इस वजह से उन्होंने एक सर्किट कमेटी अपॉइंट करी। और ये जो सर्किट कमेटी थी, इसने जो भी एनालाइज किया, जो भी सर्वे किया, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस बताई, और जिस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो है वो कुछ मेजर्स लेकर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स रेवेन्यू की फील्ड में। तो अब हम देखते हैं वो मेजर्स क्या थे। तो सबसे पहला वो करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो इसके अंडर वो क्या करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हु हैड अबॉलिश द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी दीवान देन प्लेस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गवर्नर। तो जो डेप्यूटी दीवान की पोजीशन थी वो उन्होंने अबॉलिश कर दी, वो पोस्ट हटा दी, और उसकी जगह के पूरा का पूरा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब किसके हाथ में आ गया, गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में। और यही दोनों मिला के बनते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन है, एक तो गवर्नर है और इसके अलावा उसकी काउंसिल है, जिनका काम क्या है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। ठीक है, तो एक ये चीज करी। दूसरा उन्होंने क्या किया, 5 ईयर, जिसको कहते हैं क्विनियल एंड एनुअल सेटलमेंट, तो 5 साल की सेटलमेंट करी। इसमें क्या किया इन्होंने, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पुट द लैंड टू पब्लिक ऑक्शन, मतलब नीलामी करनी शुरू कर दी इन्होंने जमीनों की, और जो कि सबसे सक्सेसफुल बिड रखता था, जो सबसे ज्यादा बिड करता था, उसको जो है 5 साल के लिए वो जमीन दे देते थे। ठीक है, एंड इसके अलावा 4 जूनियर मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेंट ऑन अ सर्किट टू कैरी दिस प्लान इनटू एग्जीक्यूशन। 4 जूनियर मेंबर रख के जो ये पूरा प्लान जो है उसको एक्शन में लेकर आते थे। बट ये जो सिस्टम था ये बहुत ही डिफेक्टिव प्रूफ होता है, और एट द एंड वो क्या करते हैं, 5 साल की जगह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए वो देने लग गए। ठीक है, सो ये चीज थी। तो ये जो 5 ईयर सेटलमेंट प्लान था ये भी खैर उनका फेल हो जाता है, आगे चलकर उसको बदल के वो 1 साल का कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो जैसा मैं आपको कह रही हूँ ना, हर जगह कोशिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करने की। तो अब अगला स्टेप वो क्या करते हैं, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सो एन इंग्लिश कलेक्टर वॉज अपॉइंटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू जो इंग्लिश कलेक्टर होगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और इसके बाद दीज कलेक्टर्स वर हेल्ड बाय नेटिव ऑफिसर्स, जिनको कहते थे दीवान। तो अब इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को कौन हेल्प करेगा, जो लोकल इंसान है, जो नेटिव ऑफिसर है वो है। एंड इसके अलावा प्रेजेंस टू द कलेक्टर्स फ्रॉम जमींदार्स एंड अदर्स एंड फ्रॉम द रॉयट्स टू द जमींदार्स वो फॉरबिडन। तो ये मेक श्योर किया गया कि जो कलेक्टर है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल, जो ब्रिटिश कलेक्टर है, वो किसी भी तरीके का प्रेजेंट, किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं लेगा जमींदार से या रयौत मतलब पेजेंट से। तो उस चीज को स्टॉप किया गया। और जो कलेक्टर था ही ऑल्सो एक्टेड एज अ जज एंड मजिस्ट्रेट इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखिए, जो रेवेन्यू कलेक्टर है, एक तो वो इंग्लिश अपॉइंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो जज होगा और मजिस्ट्रेट होगा अपनी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये चीज करी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट जनरल। अब इन्होंने क्या किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 का, विच इम्पोज्ड ऑन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ फॉर्मिंग ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी सर्वेंट्स टू द ब्रिटिश ट्रेजरी। तो इसके तहत क्या किया गया, जितना भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगा वो सारा कहां जाएगा, ब्रिटिश ट्रेजरी के अंदर। ठीक है, कोई भी अपनी जेब में कोई पैसा नहीं रखेगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सीधा जाएगा ट्रेजरी में, किसकी, ब्रिटिश ट्रेजरी में। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एक अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया, जो क्या करेगा, टू गिव इफेक्टिवनेस एंड बेटर कंट्रोल पर्टेनिंग टू द रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो इसका मेन काम यही था कि ये कोशिश करे कि ये जो भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा रेवेन्यू आए, ये मेक श्योर करेगा अकाउंटेंट जनरल, और ये सारी चीजें स्मूथली चले। तो ये काम था अकाउंटेंट जनरल का। तो ये कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स वो लेकर आते हैं। So देखिए, it is pertinent to mention here that the reforms introduced by Warren Hastings in the collection of revenue aimed at maximizing the revenue of the company. He did not act towards removing the difficulties of the peasants. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन एम क्या था वॉरेन हेस्टिंग्स का, उसका एक ही काम था, ये जो भी रिफॉर्म्स वो लेकर आया उसके तहत वो यही चाहता था कि जितना ज़्यादा हो सके रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, और उसने इसमें एक चीज़ इग्नोर करी, उसने पेजेंट की कंडीशन को पूरी तरीके से इग्नोर किया। उसका बस एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा आए।
और वो कैसे किया आपको पता है, ऑक्शन पे रख दिया उसने, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जो है ऑक्शन पे जो ज़मीन है वो दे दी जाएगी। और यहाँ पे जो ज़मींदार का हेरिडिटरी राइट था उसको भी इग्नोर किया गया। एंड द ऑक्शन सिस्टम वाज समहाउ, फिर बाद में आगे चलकर ही समहाउ मॉडिफाइड इट एंड प्रेफरेंस वाज नाउ गिवन टू द हेरिडिटरी ज़मींदार। मतलब आगे चलकर जब ऑक्शन होने लग गया तो प्रेफरेंस किसको दी गई, जो हेरिडिटरी ज़मींदार है उसको दी गई। Nevertheless, the people still suffered under this system of annual settlement, frequent enhancements and harsh methods of realization। देखिए, शुरुआत में तो 5 साल के लिए रखा गया, ठीक है, बिडिंग हुई, आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए दे दिया गया और प्रेफरेंस दी गई हेरिडिटरी जमींदार्स को। बट इसके बाद भी जो है आप देखेंगे लोगों ने काफी सफर किया। एंड ये जो पूरा सिस्टम था वो आप देखेंगे इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री और अल्टीमेटली इट फेल्ड। सो ये था रेवेन्यू रिफॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जस्टिस सिस्टम में वो क्या चेंजेस लेके आए। सिंस द एक्विजिशन ऑफ दिवानी इन 1765 द सिविल जुरिस्डिक्शन हैड आल्सो पास्ड इनटू द कंपनीज कंट्रोल एंड वाज एक्सरसाइज्ड बाय द डेप्यूटी दीवान। ठीक है, जो 1765 की दीवानी है उसके बाद क्या चीज हुई कि अब जो सिविल जुरिस्डिक्शन है वो भी कंपनी के हाथों में आ गया और ये कौन करेगा, इसको एक्सरसाइज करेगा डिप्यूटी दीवान। And the Englishman or their nizamat or the Englishman or their agents in the interior often interfered with the native judicial courts। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी की पावर बढ़ती गई, ठीक है, तो इंग्लिशमैन जो थे वो भी जो नेटिव कोर्ट्स हैं उसमें इंटरफेरेंस उनकी काफी शुरू हो गई। तो अब देखिए आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग ट्राई टू बिल्ड अप अ फ्रेमवर्क of justice after the Mughal model which involved division of authority between the Nizam and the Diwan। तो कोशिश करी आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि वो इस तरीके का सिस्टम लेके आए जिसमें कि जो डिवीजन है मतलब अथॉरिटी की, मतलब निजाम और दीवानी कोर्ट बेसिकली अलग हो जाए, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अलग हो जाए, वो मेक श्योर किया वॉरेन हेस्टिंग्स से। वो हम देखते हैं अब कैसे किया। तो सबसे पहले आता है पॉइंट इसमें सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो इसमें क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स सेटअप अ सिविल एंड अ क्रिमिनल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे उन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सेटअप किया। उसके बाद क्या किया, द सिविल कोर्ट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंग्लिश जज। तो जो सिविल कोर्ट है उसमें कौन प्रिसाइड करेगा, वहां पे इंग्लिश जज होगा, और जो दूसरा क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे होगा इंडियन जज। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। और क्या किया इन्होंने, द कलेक्टर हैड टू एक्सरसाइज सुपरविजन कंट्रोल एंड कीप। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कलेक्टर है, जो रेवेन्यू कलेक्टर है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसका काम क्या है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी देखेगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस वो लेकर आए। और इसके अलावा जो अपील्स फ्रॉम दीज कोर्ट्स वर अलाउड टू देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बनाया। सिविल कोर्ट था इंग्लिश जज के अंडर और क्रिमिनल कोर्ट था इंडियन जज के ऊपर। बट इसके ऊपर भी 2 और कोर्ट थे, मतलब 2 इससे भी सुपीरियर कोर्ट थे जहां पे अपील आगे ले जाई जा सकती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ अपील्स इन कैलकाटा। सो कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, ही स्टैब्लिश 2 कोर्ट्स ऑफ अपील एट कैलकाटा। एक थी सदर दीवानी अदालत जो है द सुप्रीम सिविल कोर्ट, ठीक है, और दूसरी है द सदर निजामत अदालत जो है सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट, विच हर्ड अपील्स इन सिविल एंड रेवेन्यू केसेस एंड क्रिमिनल केसेस रिस्पेक्टिवली। तो आप देखेंगे 2 कोर्ट ऑफ अपील बनाई गई, कहाँ पे, कैलकाटा में। एक जो थी सिविल कोर्ट थी सुप्रीम और दूसरी थी सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, अबॉलिशिंग द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द जमींदार्स। तो देखिए पहले क्या होता था कि जमींदार जो होते थे वो अपने एरिया में जो है जस्टिस इम्पार्ट करते थे। अब वो चीज़ बदलकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, मतलब उन्होंने जो जमींदार हैं उसके ये सारे जो राइट्स हैं उसको छीन लिया गया और जो देर आफ्टर दे कुड ओनली हेयर ऑर्डिनरी केसेस। मतलब अब जो पावर थी बेसिकली उन्होंने जमींदार की वो कम कर दी। जो इंपॉर्टेंट केसेस वो पहले हैंडल करते, अब छोटे मोटे केसेस ही वो देखा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। एक चीज और करी इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग मेड इट एसेंशियल टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द जजमेंट एंड मेंटेन फाइल्स ऑफ केसेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। तो मतलब एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, कौन कौन से केसेस पे ट्रायल हुआ है, क्या डिसीजंस हुए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इनको मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, फिक्सिंग अ डेफिनेट टाइम लिमिट फॉर गिविंग जजमेंट।
देखिए जो जजमेंट आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उन्होंने मेक श्योर किया गया कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा जिसमें जजमेंट दे दिया जाएगा, जिससे कि केसेस बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कोड ऑफ लॉज। इसके अंदर क्या किया, ही गॉट कंपाइल्ड अ सिंपल कोड अबाउट द पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू एडमिनिस्टर जस्टिस। क्योंकि देखिए हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी है यहाँ पे, तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बेसिस पे जो है उन्होंने पर्सनल लॉज बनाए, ठीक है, जिसके बेसिस पे जो है जस्टिस इम्पार्ट किया जाएगा। जिसके अंदर क्या था, 13 आर्टिकल्स एंड रेगुलेशंस वर प्रिपेयर्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ सिविल कोड। तो 13 आर्टिकल्स रेगुलेशन बनाई गई जो किसको गाइड करेगी, सिविल कोड को, एंड विच वर आफ्टरवर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड इन द सिविल कोड ऑफ 95 आर्टिकल्स ऑफ रेगुलेशंस। आगे चलकर ये बढ़ के हो गई कितनी, इट वॉज इंक्लूडेड इन द सिविल कोड ऑफ 95 आर्टिकल्स एंड ऑफ रेगुलेशन, जो कि बाद में चलकर उसको प्रिंट किया गया और इसके साथ साथ पर्शियन और बंगाली लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट आता है टू मेक जस्टिस चीप एंड फ्री फ्रॉम करप्शन। तो अब कोशिश करी गई कि जो जस्टिस है वो बहुत महंगा ना हो, मतलब जजेस, इसमें एक और चीज़ करी गई, जो जजेस है उनकी सैलरी जो है वो फिक्स कर दी गई, और जिसकी वजह से जो है जस्टिस जो है चीप हो गया एंड इट वाज फ्री फ्रॉम करप्शन। ठीक है, और जो इसके अलावा एक और चीज़ हुई, द प्रीरेक्विजिट्स एंड वेक्सेशियस फीस ऑफ द जजेस वर अबॉलिश। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें की गई जिससे कि जो है जस्टिस जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाए। एंड द रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वर्चुअली रिजल्टेड इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट विच वॉज द कर्स ऑफ बंगाल। तो जो ये डबल गवर्नमेंट था, जुडिशियल जो रिफॉर्म्स ये लेकर आए, उसकी वजह से जो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, फिनेंशियल भी कह सकते हो आप इसको, फिनेंशियल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो क्या लेकर आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने एक तो मेक श्योर किया कि एक्सपेंडिचर जो है, जो फालतू का एक्सपेंडिचर उसको खत्म कर दें। क्योंकि देखो मेक श्योर ये करना था कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इस वजह से ये चीज़ करी। और अब हम देखते हैं वन बाय वन क्या किया, रिडक्शन इन अलाउंसेस। इन्होंने क्या किया, ही रिड्यूस द अलाउंसेस ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल टू 1/2, दैट इज फ्रॉम 32 lakhs to 16 lakhs ऑफ रुपीज। तो जो नवाब को अलाउंस दिया जाता था, नवाब ऑफ बंगाल को, तो पहले 32 लाख दिया जाता था, उसको सीधा आधा कर दिया गया और वो कर दिया गया 16 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ करी। दूसरा इन्होंने क्या किया, अलाउंसेस ऑफ शाह आलम ऑफ द मुगल एम्पर स्टॉप्ड, कि जो शाह आलम 2 थे, ठीक है, उनको एनुअल अलाउंस जाता था 26 लाख रुपए का। उस चीज़ को जो 26 लाख रुपए का अलाउंस जाता था वो अब बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने मराठास के साथ उन्होंने मतलब प्लान किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो जिस वजह से उनको ये जो अलाउंस था वो रोक दिया गया। इसके साथ साथ जो उनके पास डिस्ट्रिक्ट थे कारा और इलाहाबाद के, वो भी उनसे जो है छीन लिए गए। तो एज अ पनिशमेंट आप देखेंगे शाह आलम के अलाउंस को भी काट दिया गया और इसके अलावा जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स थे कारा और इलाहाबाद वो भी छीन लिए गए। नेक्स्ट, एबॉलिश्ड इन्यूमरेबल सिनिक्योर ऑफिसर्स। तो मतलब जो भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, ठीक है, बहुत सारे, तो वो जो भी लग रहे थे बहुत छोटे मोटे ऑफिशियल्स है जो कि ज़्यादा कोई काम कर नहीं रहे, तो उनकी जो नंबर है उसको भी कम कर दिया गया जिससे कि एक्सपेंसेस अगेन कम हो जाए। नेक्स्ट क्या किया, सब्सटैंशियल रिडक्शन इन पेंशन। सो इन्होंने एक और चीज़ करी, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनकी पेंशन्स को भी जो है वो कम कर दिया गया। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग करेंसी। एक और चीज़ कोशिश करी गई कि जो करेंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। नेक्स्ट क्या किया, अवध पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अंडर उन्होंने क्या किया, जो ट्रीटी ऑफ बनारस साइन हुई थी 1772 में, जिसमें हेस्टिंग्स सोल्ड करकारा एंड इलाहाबाद टू द नवाब वजीर ऑफ अवध। जो शुजाउद्दौला थे उनको इन्होंने बेच दिया, कारा और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट, जो कि किससे लिया था, शाह आलम से। तो उनसे लेकर इनको 50 लाख रुपए में इसको शुजाउद्दौला को बेच दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स अग्रीड टू फर्निश द नवाब वजीर ऑफ अवध विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही रिक्वायर्ड इफ ही कंसेंटेड टू पे द नेसेसरी कॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक फौज की टुकड़ी देने को तैयार है, मतलब बट आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप उस टुकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने करी। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, ओपियम ट्रेड।
इसके तहत क्या किया, आपको पता है कमर्शियल क्रॉप है ओपियम, ठीक है, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा होता है, तो जिसकी वजह से इन्होंने ओपियम ट्रेड को थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करी। सो द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ ओपियम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल वो आ गया, मतलब सीधा सरकार के पास आ गया। एंड ही ऑल्सो अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू हैंडल द क्रॉप, एंड लेटर एंड ऑन ऑफिशियल्स नोन एज ओपीएम एजेंट्स वर पुट इन चार्ज ऑफ इट। तो मतलब एक मेक श्योर करने के लिए कि ओपियम ट्रेड से काफ़ी मुनाफा हो, इस वजह से उन्होंने ओपियम एजेंट्स भी जो है वो रिक्रूट किए। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्प टू शुजाउद्दौला। इन्होंने क्या किया, जो शुजाउद्दौला जो कि नवाब वजीर थे अवध के, उनको रोहिल्लास के अगेंस्ट हेल्प किया वॉर में, जिसके बदले उन्होंने उनसे 40 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था रोहिल्लास के अगेंस्ट वॉर में, और जहाँ पे शुजाउद्दौला जीत गए थे, तो उसके बदले में उनसे 40 लाख रुपीस ले लिए। सो ये तो हो गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है इसमें कमर्शियल रिफॉर्म्स, या जिसको हम कह सकते हैं न्यू ट्रेड रेगुलेशंस। सो इसके तहत उन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ, पहला है एबॉलिशन ऑफ चौकीज और कस्टम हाउसेज। सो आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग सॉट टू क्लियर द बॉटल नेक इन द इंटरनल ट्रेड ऑफ बंगाल। तो थोड़ा सा जो अंदर ही अंदर बंगाल के इंटरनल ट्रेड में कुछ चीज़ें थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो उन्होंने चौकीज जो हैं उनके नंबर को एक्चुअली कम कर दिया गया। सो द वेरियस कस्टम हाउसेज इन द जमींदारीज वर सप्रेस्ड, एंड ओनली 5 कस्टम हाउसेज जो थी कहाँ पे, कैलकाटा में, हुगली में, मुर्शिदाबाद में, डेक्का एंड पटना, बस ये जो 5 कस्टम हाउसेज है वो मेंटेन होंगी। उसके अलावा बाकी सारी जो भी चौकीज थी उनको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट किया इन्होंने रिडक्शन इन ड्यूटी। सो द ड्यूटीज वर लोअर टू 2.5% ऑन ऑल गुड्स, मतलब बस कुछ चीज़ों को छोड़कर सब में जो है ड्यूटीज वो घटा दी गई। किन चीज़ों को छोड़कर, सॉल्ट, बीटल नट, टोबैको, ठीक है। और ये जो थे, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के साथ हो रहा था, ये सारे मर्चेंट्स चाहे वो यूरोपियन हो या इंडियन हो, उन सब के लिए सेम रूल था कि ड्यूटीज जो है घटा के 2.5% कर दी कुछ गुड्स के अलावा, जैसे कि सॉल्ट, बीटल नट एंड टोबैको। नेक्स्ट किया किया इन्होंने फॉरबिडिंग द यूज ऑफ दस्तक बाय द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। आपको पता है नवाब के समय से ही जो ब्रिटिश सर्वेंट थे वो दस्तक का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते थे। सो उस चीज़ को, सेम चीज़ को वो अभी भी कर रहे थे, दस्तक का गलत इस्तेमाल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मेक श्योर किया कि दस्तक का गलत इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए वो कुछ चेंजेस वो लेकर आए। नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीवर्स। तो उन्होंने कुछ कोशिश करी कि वीवर्स जो हैं, जो कि कंपनी के एजेंट्स जो कि वीवर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उस चीज़ को वो ख़त्म कर दे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करें। नेक्स्ट, सेंडिंग कमर्शियल मिशंस टू भूटान, तिब्बत एंड इजिप्ट। ही ऑल्सो सेंड ट्रेड मिशंस टू डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज लाइक भूटान, तिब्बत एंड इजिप्ट, सो दैट इंडियन ट्रेड कुड बी फर्दर डेवलप। तो इन कंट्रीज के साथ बेटर ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने कोशिश करी कि इनके साथ और अच्छा जो है ट्रेड मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ मेजर रिफॉर्म्स, जिसमें हमने कमर्शियल, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करी है। लास्ट में हम देखते हैं मिसलेनियस, मतलब कुछ और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। तो इन्होंने पहले किया ओपनिंग ऑफ अ मिंट एट कैलकाटा। तो मिंट कहाँ पे, जहाँ पे करेंसी छपती है, तो मिंट ओपन करी। दूसरा क्या किया, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इशूइंग कॉइन्स ऑफ डेफिनेट शेप एंड वेट, मतलब एक जैसा वेट होगा, एक जैसा शेप होगा, जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि पहले क्या होता था, जो रुपी है वो अलग जगह जगह पे अलग कर दी थी, तो एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, Warren Hastings in 1776 suggested that military matters spread over different departments should be brought together under a new military department, and this was done in 1777, ठीक है। तो मिलिट्री के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने कोशिश करी कि सिर्फ एक ही मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा जिसमें सारे जो भी इश्यूज है वो हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। सो ये थे मेन रिफॉर्म्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सो अगर हम ओवरऑल असेस करें, सो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू बंगाल इन पर्टिकुलर एंड द कंट्री वाज अ होल, वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखिए काफ़ी, जिस समय वो गवर्नर जनरल बने थे उस समय कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो बकायदा उन्होंने कोशिश करी वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की।
उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो जितने भी डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, उसको सॉल्व कर पाए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में रेवेन्यू, जुडिशियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल हर तरफ कोशिश करी रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द कंपनी। तो कोशिश कर, वैसे मेनली देखा जाए तो कंपनी के इंटरेस्ट में उन्होंने ज़्यादा काम किया, ना कि लोगों के, बट ठीक है, जो भी था। द फैक्ट इज दैट वॉरेन हेस्टिंग प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश एम्पायर हुज फाउंडेशन वाज लेड बाय लॉर्ड क्लाइव। तो अगला टॉपिक हम लॉर्ड क्लाइव के ऊपर ही करेंगे। तो आप देखेंगे एक तरीके से फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया था, सारी बेसिक चीजें कर दी थी। अब इसी फ्रेमवर्क के ऊपर जो है आप देखेंगे लॉर्ड क्लाइव जो है वो फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching the video, and if you like the video, so do not forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much for watching. Have a nice day. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.